आइए खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप्स डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बधाई जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप को मजबूत करने की जरूरत है और हमें देश के युवाओं पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ। बीजेपी ने पहले चरण की 58 सीटों पर 57 सीटों पर, दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। नोएडा से पंकज सिंह खुर्जा और बागपत से योगेश धामा लड़ेंगे चुनाव। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया, वो दुखद है। मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी चुनाव के पहले चरण की 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि तमाम दल गठबंधन करके हमें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें सत्ता में वापस लाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस बार भी सत्ता में हम सर्वजन हिताय के तहत काम करेंगे। थल सेना की ताकत देखने को मिली है दिवस के मौके पर। आज इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दिल्ली के करिप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी ली। पहली बार भारतीय सैनिकों की नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म की झलक देखने को मिली। डिजिटल पैटर्न पर एनएफआईटी की तैयार की गई और इस यूनिफॉर्म को सैनिक युद्ध के मैदान में ऑपरेशन एरिया में पहना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। पीएम मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और जाबाज अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाके में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थल सेना दिवस पर देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर देश पर जान निछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारे जवानों के अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण से देश को गर्व है। दिल्ली के सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला है जो निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने चुनाव के दौरान धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री भेजी थी। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छिपा कर रखी गई प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुई। समय रहते इसे भी निष्क्रिय कर दिया गया। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है, जिसमें 30,000 रुपए तक की नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया गया है। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को तवज्जो देनी होगी और कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए
बहुत कामयाब होगा, इससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। बाहर से आकर रहने वाले लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गुलाचिका जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे। कहा कि ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में गुलाचिका को पिछड़ा किया है। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी ईश्वर सिंह पर SC/ST के झूठे मामले दर्ज करवाने का आरोप लगाया। कहा कि ईश्वर सिंह ने गुलाचिका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में भाईचारे में दरार डालने का काम किया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि ईश्वर सिंह उनके किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में जुटे हैं। तराई सत्र पर पड़ने वाले बरसात के असर को दूर करने के लिए सोनीपत चीनी मिल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मिल प्रशासन ने खोई को भीगने और नमी से बचाने के लिए अब शेड तैयार करने का फैसला किया। चीनी मिल में करीब 440 वर्ग मीटर में शेड तैयार किया जाएगा, जिसके बाद बरसात या ज्यादा ओस पड़ने पर भी खोई गीली नहीं होगी और पेराई सत्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चीनी मिल में गन्ने की पेराई से मिलने वाली खोई को ही बॉयलर चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल के जिस क्षेत्र में खोई निकलती है उस क्षेत्र में अब तक शेड जैसी सुविधा नहीं थी, जिसके चलते बरसात होने पर खोई गीली हो जाती है और बॉयलर को सूखा ईंधन न मिलने पर पेराई सत्र का काम प्रभावित हो जाता है। पेराई का काम प्रभावित होने से इसका सीधा असर किसानों पर दिखाई देता है। किसान पिछले लंबे समय से खोई को सूखा रखने के लिए शेड बनाने की मांग कर रहे थे। गरीब परिवारों के छात्रों को 134A के तहत एडमिशन का आज आखिरी दिन है। अभी तक जिले के 1953 पात्र बच्चों को दाखिला नहीं मिला है। सरकार के आदेश नहीं मानने पर शिक्षा विभाग ने 258 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए, जिसके बाद दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्था देखी और सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा कि जाम और गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानियों का हाल बनाया हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था सुधारने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 402 लोगों की मौत हुई है। 1,09,345 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 6,041 तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,211 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। असम में कोरोना का कहर जारी है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 2,348 मामले आए और 5 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,383 नए मामले सामने आए। एक दिन में 34 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना का 8,841 नए केस आए। 6 मरीजों की भी मौत हुई। एक दिन में 3,394 मरीज रिकवर भी हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी नया केस नहीं आया और प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 पहुंच गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव हैं, जबकि 160 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 3,897 नए मामले आए और एक्टिव केस 13,253 पहुंच गए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,106 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 5,762 पहुंच गए हैं। कैथल में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 11,661 पहुंच गई और 349 लोगों की मौत हो गई। शहर के इंस्टीट्यूट संचालक बरनाला रोड उपायुक्त कार्यालय से पहुंचे। उपायुक्त से मुलाकात कर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बंद पड़े इंस्टीट्यूट को खोलने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
इंस्टीट्यूट संचालकों ने कहा कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते हुए सबसे पहले इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाते हैं और सब कुछ खुलने के बाद इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत दी जाती है। तो 10 से 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। पानीपत में नगर निगम कर्मचारियों ने की हड़ताल। नगर निगम कर्मचारियों ने कहा कि 2 माह का वेतन नहीं मिलने और जेईई और 14 जुलाई से 28 अगस्त 2020 तक मेडिकल छुट्टियां नहीं मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल की घोषणा की। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गुमथला गड़ू गांव से पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे और इन्होंने नेता गगन संधू को एसआईटी टीम ने काबू किया था, जिसके बाद पिहोवा पुलिस ने गगन संधू को पिहोवा कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने गगन संधू और 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गगन संधू के बड़े भाई जसतेज संधू ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। जसतेज संधू ने कहा कि वो काफी समय से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं, जिसकी भड़ास निकालने के लिए पिहोवा से विधायक ने रंजिश के चलते गगन संधू पर ये झूठे केस लगवाए हैं। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला की बाल सुधार गृह लाया गया था और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पलवल में होडल अपराध शाखा पुलिस ने 2 युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पृथला विधानसभा क्षेत्र के आईएमटी औद्योगिक एरिया के लिए अधिकृत की गई जमीन के 5 गांव के किसान आज धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर पृथला के विधायक नैनपाल रावत से मिले। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर भी विधायक नैनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि वो लोगों की वजह से आज सत्ता में है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया। कस्बा तरावड़ी के ललियाणी रोड पर बरसाती नाले के साथ लगते खेतों में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला। खेत के मालिक ने जब शव खेत में पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत उसने प्रशासन को दी। करनाल में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए करनाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा एक्शन और एसपी गंगाराम पुनिया ने 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। असंध और निसिंग इलाके के 2 बड़े नशा तस्करों की करीब 7.25 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। असंध के साहब सिंह और निसिंग के सुरेंद्र सिंह को कोर्ट की तरफ से 10 और 12 साल की सजा हो रखी है। पलवल होडल पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी और बोलेरो गाड़ी से 80 लाख रुपए का 133 किलो गांजा जब्त कर लिया। मौके से 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए। पकड़े गए तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ जिले से लेकर पलवल जिले में बिक्री के लिए लेकर आए थे। हॉलिडे पैकेज देने के नाम पर बैंक प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्यों को साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मनोज कुमार से इस तरह का झांसा देकर 98,976 रुपए धोखाधड़ी से हड़प लिए गए, जिसके उपरांत शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने इसकी शिकायत थाना साइबर अपराध में लिखित दरख्वास्त दी थी। यमुनानगर में सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव की
मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाम कर दिया, जिसके चलते अंबाला सहारनपुर मार्ग पर चलने वाली विभिन्न गाड़ियां प्रभावित हुई। साइबर सेल पुलिस ने सिरसा जिले में गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया। करीब 20 मोबाइल बरामद कर बरनाला रोड कार्य में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने वारिसों को सौंप दी। लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जांच शुरू की और जांच के बाद दर्जनों मोबाइल बरामद किए। बरामद किए गए मोबाइलों में से 20 मोबाइल मालिकों को सौंपे गए। उपमंडल के गांव डांगरा में मंदिर की चौपाल का ताला खोलने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ताला खोलने की बात की जब उन्होंने मना किया तो अपराधियों ने उन पर लोहे की रॉड से ईंटों से हमला कर दिया। लड़ाई का शोर मचने के बाद ग्रामीण आए और उन्हें छुड़वाया। घायल दोनों सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसके शिवपाल की मौत हो गई। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के भतीजे मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि वो अपने चाचा शिशपाल के साथ डांगरा के पशु अस्पताल में मौजूद था। गुरुग्राम में एनएसजी में करोड़ों की ठगी में हुआ खुलासा। एसआईटी की पूछताछ में बीएसएफ के बतौर डिप्टी कमांडेंट ने कबूला अपना गुनाह। शेयर बाजार में करोड़ों गंवाने के बाद डिप्टी कमांडेंट ने रची थी करोड़ों की ठगी की साजिश। बीवी बहन के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात प्रवीण यादव लग्जरी गाड़ियों का था शौकीन। एसआईटी ने उसके कब्जे से लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, मर्सिडीज सरीखी 7 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया। कैंटर गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने लूट की नियत से फायर कर सभी टायरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। जान बचाकर जब गाड़ी के चालक और परिचालक रिपीटर नाका और चौकी में गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। नू पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ताओं को कहा कि लूट की नियत से उनकी गाड़ी के टायरों पर फायरिंग करना लोगों को, जिस तरीके से पुलिस के अलावा गोरक्षा दल के सदस्य भी हो सकते हैं। नू पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच गहनता से की जा रही है। पलवल में आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला के बैग से 38,000 रुपए और कागजात चोरी हो गए। महिला ने कहा कि पासबुक की एंट्री के दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। पानीपत के शास्त्री नगर से 4 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने पर भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। बता दें कि पानीपत से हर साल ज्यादातर तादाद में बच्चे गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज जिला कष्ट निवारण समिति में एसआईटी गठित कर मामलों की जांच करने के निर्देश भी दे चुके हैं। फरीदाबाद में सीरियल किलर सिंहराज का शिकार हुई बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस कार्रवाई न होने से खफा हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी सिंहराज को पकड़ा भी था, लेकिन उसे उम्रदराज होने की वजह से छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया कि अधेड़ उम्र का होने से कारण किसी से सिंहराज पर शक उसका नहीं गया, जिसकी वजह से सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों का परिचित सिंहराज था। टोहाना पुलिस ने 7 चोरी समेत बाइक के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के घर से एक साथ चोरी की 7 मोटरसाइकिल हुई बरामद। फतेहाबाद के रतिया, टोहाना और विभिन्न इलाकों से की गई थी बाइक चोरी। करनाल में युवक की हत्या के मामले को लेकर मर्जरी हाउस के बाहर चल रहा परिजनों का धरना समाप्त हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आधी जनवरी बीत जाने के बाद भी ठंड का सितम लगातार जारी। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का असर जबरदस्त दिखाई दे रहा है।
राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। दिल्ली जैसे हालात यूपी के बरेली, लखनऊ, गोरखपुर में भी वही हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो गया। प्रदेश के हिसार जिले में न्यूनतम तापमान 4.3 और पंजाब के भटिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान महज 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। प्रदेश में भी ठंड और कोहरे की मार जारी। झज्जर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियां हुई। कोहरे और धुंध के चलते रास्ते तक दिखाई नहीं दे रहे थे। हाल ही में दिनों में बारिश भी हुई है और बाद में कोहरे और धुंध की शुरुआत लगातार जारी।